वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। हम लोग संघर्ष का सिद्धांत कर रहे थे और संघर्ष के सिद्धांत में मैंने अभी आपसे जो चर्चा की थी वो उसका हिस्टोरिकल कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और उसके अंतर्गत मैंने अलग अलग सामाजिक विचारकों के बारे में आपसे चर्चा की। मैंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में, फिर हेन फी तेजू के बारे में बात की, हर्क्लिटस के बारे में बात की, सोफिस्ट के बारे में बात की और मैंने बताया कि किस प्रकार से ये अवधारणा संघर्ष की जो अवधारणा है किस प्रकार से मानव समाज के अंदर हमें दिखाई देती है। और इसके अंतर्गत हमने यह भी चर्चा की है कि संघर्ष की अवधारणा केवल पश्चिम की अवधारणा नहीं है, पूर्व में भी इस अवधारणा का महत्व रहा है और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम भारत और चाइना की भी बात करते हैं। अब हम आगे चलकर इसके ऊपर जो चर्चा करना चाहते हैं, अब हम कॉन्फ्लिक्ट थियरीज के ऊपर बात करना चाहते हैं। और वो कौन सी कॉन्फ्लिक्ट थियरीज? आमतौर पर जब भी हम संघर्ष का सिद्धांत करते हैं तो हम अपना अध्ययन सीधा कार्ल मार्क्स से प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स को पढ़ने से पूर्व हमें एक ऐसा सामाजिक पर्यावरण के बारे में जानना होगा, एक ऐसी बौद्धिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना होगा जहां पर हमें संघर्ष के सिद्धांत को देखने को और समझने का हमें मौका प्राप्त होता है। इसी के अंतर्गत हमें एक महत्वपूर्ण नाम पॉलीबियस का नजर आता है। पॉलीबियस ने कॉन्फ्लिक्ट थियरी दी है और पॉलीबियस ने समाज का संघर्ष के दृष्टिकोण से इसका मूल्यांकन कर इन्होंने अध्ययन किया है और पॉलीबियस पर हमें कहीं ना कहीं प्लेटो का प्रभाव भी दिखाई देता है। आपने प्लेटो की तरह आपने कल्पना की कि महान प्रलय के अंत के द्वारा या महाप्रलय के अंतर्गत समस्त मानव समुदाय शायद नष्ट हो गया होगा, लेकिन कुछ मनुष्य या कुछ व्यक्ति उसमें जीवित बच गए होंगे, ऐसी उन्होंने कल्पना की। और उन्होंने कहा जिस प्रकार से पशु का स्वभाव होता है, जिस प्रकार से कमज़ोर पशु होता है जो अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता है, हर प्रकार से असक्षम होता है और वो अपने आप को जीवित रखने के लिए भीड़ में रहने लगता है, यही प्रकृति हमें मनुष्य में भी दिखाई देती है। और कौन से मनुष्य के अंदर दिखाई देती है? जिनके अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं, जो अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, वे सब लोग एक कम्युनिटी का निर्माण, एक समुदाय का निर्माण करना चाहते हैं और निर्माण बनाकर रहना चाहते हैं। ऐसे में कमज़ोर समूह जो है किसी एक शक्तिशाली और ताकतवर व्यक्ति को अपना नेता मान लेता है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ब्रेवेस्ट इंडिविजुअल्स होते हैं वो स्वतः ही इनके नेता बन जाते हैं। वो इनके नेता क्यों बनते हैं? क्योंकि कमज़ोर व्यक्ति स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता और वह इन व्यक्तियों की और अपनी रक्षा की उम्मीद रखता है, इनसे और रक्षा की उम्मीद रखता है और इनकी और वह नजरें उनकी ताकती रहती है कब इनको सुरक्षा प्राप्त हो। तो ऐसी स्थिति में कमज़ोर व्यक्तियों का एक समूह बनता है और वह उनमें से और अपने में से जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ब्रेवेस्ट होता है, उसको अपना एक लीडर के रूप में वो चुन लेते हैं। यहाँ पर पॉलीबियस के अनुसार यहाँ पर मोनार्की का जन्म होता है। मोनार्की यानी द रूल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द ह्यूमन कम्युनिटी। वे कहते हैं मोनार्की जो है जहाँ पर एक व्यक्ति का राज होता है, एक व्यक्ति का राज जो है पहली मनुष्य समुदाय का पहली विशेषता है। और यहाँ पर उन्होंने कहा इस राज्य के सिद्धांत की विशेषता यह है कि यहाँ शक्ति पर ही सभी संबंध आधारित होते हैं। द वर्च्यू ऑफ दिस थियरी ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू पॉलीबियस इज इट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑन एसेंशियल्स, दैट इज पावर रिलेशंस। पूर्व में भी हमने इसकी बात की और यहाँ पर पॉलीबियस कहते हैं कि इस प्रकार के समाज के अंदर जहाँ पर व्यक्ति को इतना अधिक महत्व दे दिया जाता है, वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वहाँ पर शक्ति संबंध सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पॉलीबियस का यह भी मानना है कि ये स्थायी स्थिर नहीं है, परिवर्तन इसमें भी होता है और परिवर्तन होने के अंदर दूसरा चरण किस चीज़ का है? द सेकेंड स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी is the transition from the monarchy which is based on force to kingship। इन्होंने कहा कि अब परिवर्तन किस ओर होता है? परिवर्तन किंगशिप की ओर होता है, एक राजा की अवधारणा का उदय होता है। मोनार्की किस पर बेस्ड थी? ताकत पर बेस्ड थी। अब यहाँ पर
किंगशिप की अवधारणा, राजा की अवधारणा का विकास होता है। और ये अवधारणा किस पर आधारित है? ये अवधारणा न्याय पर आधारित है और वैधानिक सत्ता पर आधारित है। ये अंतर है दोनों के अंदर। पहले के जिसे हम मोनार्की कहते हैं उसका मूल आधार क्या है? शक्ति या ताकत उसका मूल आधार है, जबकि किंगशिप का मूल आधार क्या है? न्याय और वैधिक सत्ता उसका मूल आधार है। Kingship arises out of sense of obligations on the part of the strong to keep the peace. इन्होंने कहा कि ये किंगशिप की अवधारणा का विकास कैसे होता है। किंगशिप का आधार ताकतवर में कर्तव्य के रूप में उदय होता है, जहाँ पर शक्तिशाली को शांति बनाए रखने के क्षेत्र में कार्य करना होता है। अब यहाँ पर एक दायित्व व्यक्ति को मिल जाता है। पूर्व में क्या था? मोनार्की के अंदर वहां पर व्यक्ति केवल अपनी ताकत के आधार पर लोगों की रक्षा करना अपना दायित्व समझ रहा है, लेकिन किंगशिप में अब मानव समाज का और अधिक विकास होता है, मानवीय मूल्यों का भी विकास होता है। अब यहाँ पर ये किंगशिप मूलतः किस पर आधारित है? न्याय पर आधारित है। तो अब ताकतवर व्यक्ति का क्या कर्तव्य रह जाता है? ताकतवर या शक्तिशाली व्यक्ति का कर्तव्य समाज में शांति बनाए रखना, इसी क्षेत्र में उसको कार्य करना होता है। लेकिन समय के साथ शांति और न्याय को राजा के वंशज भूलकर उत्पीड़न करने लगते हैं। जब राजा किंगशिप एक लंबे समय तक चलती है तो उसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं? पॉलीबिस मानते हैं कि राजा की जब पीढ़ी दर पीढ़ी जब ये हस्तांतरित होता है तो यहाँ पर किंगशिप थी या राजा का की अवधारणा जो थी, वहाँ पर उसके वंशज न्याय को भूल जाते हैं। वे इस बात अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं कि उनको शांति बनाए रखनी है। उन्हें तो लगता है कि हमें ये ताकत अपने वंशानुगत रूप से हमें प्राप्त हुई है और अपने उस ताकत का, अपनी उस सत्ता का, वैधानिक सत्ता का वह कमज़ोर लोगों के उत्पीड़न में उसका प्रयोग करने लगते हैं। अब वे कमज़ोर लोगों का शोषण करना प्रारंभ करते हैं और यहाँ पर फिर संघर्ष प्रारंभ होता है। दिस इज द origin of the sentiment of justice enforced of recalcitrant and unjust members and sustained by the majority, who out of gratitude retain the ruler even when he grows old and fails in his physical strength. जब राजा राज्य करता था और न्याय करता था, शांति बनाए रखता था, तो उसकी प्रजा का भी अपने राजा के प्रति श्रद्धा होती थी, आदर होता था, एहसानमंद होते थे। और राजा अगर कमज़ोर भी हो जाता था, उसकी शारीरिक क्षमताएं भी कम होने लगती थी, तब भी लोग उनको राजा के रूप में स्वीकार करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, राजा के वंशज जैसे जैसे अहंकारी होते गए और वो जब अपने न्याय को भूलने लगे, तो अब क्या होने लगा? अब राजा के द्वारा जब उत्पीड़न होने लगा और ये उत्पीड़न जब लोगों से सहन नहीं हुआ, तो बहुत सारे जो राजा के समय में जिन्हें हम नोबेल्स कहते हैं, जिन्हें हम मंत्री समुदाय कह सकते हैं, उन लोगों ने फिर मोनार्की को उखाड़कर फेंकने का प्रयास किया, राजा को हटाने का प्रयास किया और इसके परिणाम स्वरूप एरिस्टोक्रेसी का जन्म हुआ। बट एरिस्टोक्रेसी इन टर्न्स बिकेम हेरिडिटरी, forgets its lessons, loses its sense of mission and gets to be unendurable. एरिस्टोक्रेसी में भी फिर यही हुआ। यहाँ पर भी जिन कारणों से हमने किंगशिप को हटाया था और एरिस्टोक्रेसी सत्ता अस्तित्व में आई थी, लेकिन उसका जो मूल उद्देश्य था लोगों को के साथ सहयोग करना, लोगों के साथ न्याय करना, लेकिन धीरे धीरे वह भी खत्म होता चला गया। अब यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई और द डेमोक्रेसी दैट रिप्लेसेस इट विल ऑल्सो वर्क फॉर अ टाइम। पॉलीबियस का मानना है डेमोक्रेसी कोई परमानेंट विशेषता नहीं है, लोकतंत्र कोई अब स्थायी समाज की कोई स्थायी प्रकृति नहीं है। लोकतंत्र राजतंत्र के स्थान पर धीरे धीरे समाज में विकसित होने लगा। यह लोकतंत्र भी कुछ समय तक ही रहेगा, ऐसा पॉलीबियस का मानना है। अब जब से लोकतंत्र आया तो अब व्यक्ति को स्वतंत्रता और समानता की आदत सी हो गई थी, अब उसके आदी होने लगे थे। लेकिन जिस तरह से समाज में परिवर्तन होता है, डेमोक्रेसी के अंदर भी परिवर्तन होना बहुत आवश्यक था। इन्होंने कहा इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स बिगिन टू कंस्पायर फॉर इन्फ्लुएंस। अब इन्होंने कहा ऐसे व्यक्ति और समूह मिलकर
षड्यंत्र करने लगे ताकि दूसरों को प्रभावित कर सके। और इसके कारण अब दुर्जनों के नेता, जिन्हें हम डेमागोग्स कहते हैं, सामने आने लगे, जो व्यक्तियों को अपनी जेब से पैसा देने लगे। अब यह समय आ गया कि सरकार को पुनः मोनार्की को स्थापित करने की आवश्यकता पड़ेगी। और क्योंकि जब परिवर्तन आता है तो ये एक चक्र चलता है, और अब ये डेमोक्रेसी में जब परिवर्तन आएगा तो डेमोक्रेसी पुनः मोनार्की की ओर जाएगी। लेकिन यदि हमें इस परिवर्तन, ये जो साइकिल चल रही है, जो ये परिवर्तन का चक्र चल रहा है, इसको यदि रोकना है तो सरकार को क्या करना होगा? सरकार को किंगशिप का, एरिस्टोक्रेसी का और डेमोक्रेसी का, इन तीनों की जो सबसे अच्छी विशेषताएं हैं, उन सभी अच्छे गुणों को सम्मिश्रित कर उनको एक नए समाज का निर्माण करना होगा। उन्हें एक ऐसे संविधान का निर्माण करना होगा जिसके अंदर ये सारी विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं तभी। और ये मिश्रित संविधान की यदि हम बात करें तो इस तरह का मिश्रित संविधान स्पार्टा के अंदर लाइक्यूर्गस ने किया था, और जो धीरे धीरे विकसित हुआ। कहाँ पर? रोम में इसका विकास हुआ, और वहाँ पर कॉन्सल्स किंगशिप को रिप्रेजेंट करने लगे, और सीनेट एरिस्टोक्रेसी को रिप्रेजेंट करने लगे, एंड द पीपल, और वहाँ की जनता जो थी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करने लगी। तो स्पार्टा के अंदर हम किंगशिप भी देखते हैं, एरिस्टोक्रेसी भी देखते हैं, और डेमोक्रेसी भी देखते हैं। किंगशिप को हम काउंसिल्स के रूप में देखते हैं, एरिस्टोक्रेसी को सीनेट के रूप में देखते हैं, और डेमोक्रेसी को हम आम जनता के रूप में देखते हैं। द स्टेट दस अराइजेज आउट ऑफ एनार्की by the imposition of power which is stabilized by being made legitimate। इन्होंने कहा राज्य का उदय कैसे होता है? जब समाज के अंदर अनार्की आ जाती है, समाज के अंदर जब अव्यवस्था आ जाती है, अनार्की। और वो क्यों उत्पन्न होती है? जब शक्ति को हम लेजिटिमेट कर देते हैं, वैधानिक रूप उसको प्रदान कर देते हैं, तो अनार्की उत्पन्न होती है। तब इस प्रकार के स्टेट का विकास होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं पॉलीबियस के अनुसार समाज के अंदर पर संघर्ष होगा ही, और संघर्ष के द्वारा ही समाज में परिवर्तन भी होगा। पॉलीबियस हैज़ रादर स्पेशल इम्पोर्टेंस अमंग द अर्ली conflict theorist, both because he collected so many previous ideas into his own theories and because he in turn transmitted his ideas to others। तो पॉलीबियस को, अगर हमें संघर्ष के सिद्धांत को समझना है तो हमें पॉलीबियस को समझना बहुत अनिवार्य होगा, क्योंकि पॉलीबियस ने संघर्ष की अवधारणा से संबंधित बहुत सारे तथ्यों को एकत्रित किया है और अपने सिद्धांत में उनको प्रस्तुत किया है। तो यह है पॉलीबियस का सिद्धांत, जो आमतौर पर हमें अपनी पुस्तकों में देखने को नहीं मिलता है। मैंने आपको यह है डॉन मार्टिनडेल की पुस्तक द नेचर एंड टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थियरी, इसमें से मैंने आपको ये कराया है। यदि आप लोग चाहते हैं तो मैं आपको इसकी फ़ोटो क्लिक करके आपको इसका PDF भी अंग्रेजी में भेज सकती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मुझे प्रतिक्रिया अपनी अभिव्यक्त करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच।